2024 के सियासी शतरंज के महासंग्राम के लिए 2023 में ही बिसात बीत चुकी है। आम चुनाव में 4 महीने का ही वक्त है। दोनों तरफ से सत्ता हासिल करने का खेल तेज होता जा रहा है। बीजेपी हो या फिर INDIA ब्लॉक, दोनों तरफ से हर वो काम किया जा रहा है जिससे जनता जनार्दन में यह मैसेज दिया जाए कि उनका ही धड़ा देश और जनता का भला कर सकता है। कल खत्म हुए संसद का शीतकालीन सत्र इससे अछूता नहीं कहा जा सकता। पूरी की पूरी लड़ाई 2024 की ओर इशारा कर रही थी। यहां तक कि संसद का यह सत्र ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है। इसके पीछे अच्छी वजह भी हैं और चिंता में डालने वाली वजह भी है। क्यों यह ऐतिहासिक है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आज इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं। देश के कई शहरों में इंडिया ब्लॉक ने संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित 146 सांसदों के समर्थन और बीजेपी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी के नेता शरद पवार, आरजेडी के सांसद मनोज झा, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी सहित कई नेता शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 MPs को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहां नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कहीं जो 147 MPs में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वह कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिन से तैयार है। विपक्ष के इन तेवरों से साफ है कि 2024 की लड़ाई 2023 में ही गरमाई गई है। लेकिन विरोध प्रदर्शन सिर्फ इंडिया ब्लॉक के लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। विरोध प्रदर्शन सत्ता पक्ष की तरफ से भी हुआ है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मामले में सत्तारूढ़ सांसदों ने कल ही राज्यसभा में 1 घंटे तक खड़े होकर अपना विरोध दर्ज करा दिया था। एनडीए में शामिल दलों ने अलग अलग शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किया है और उपराष्ट्रपति की नकल करने को लेकर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करार दिया है। यानी निलंबन बनाम अपमान का यह मुद्दा अब 2024 के आम चुनावों तक शांत होता नहीं दिखता है। अब आपको इन दोनों विरोध प्रदर्शनों की वजह बताने जा रहे हैं। संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को चूक हुई। यह संसद पर हमले की बरसी का दिन था। 2 लोगों ने लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से नीचे छलांग लगा दी। हालांकि पकड़े गए, उनके कई और साथी भी संसद के बाहर से पकड़े गए। पुलिस ने UAPA लगा दिया और इस मामले की अब जांच चल रही है। इसी घटना को लेकर विपक्षी दल ने यह मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दें। गृह मंत्री के बजाय सरकार की तरफ से दूसरे मंत्रियों ने संसद में मोर्चा संभाला और बयान दिया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आरोप लगाया कि गृह मंत्री संसद के बाहर
एक इंटरव्यू में पूरी घटना पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन संसद को आकर कुछ नहीं बताना चाहते। इससे हंगामा बढ़ने लगा और एक के बाद एक दोनों सदनों से 146 सांसद 4 दिन के अंतराल में बारी बारी से धीरे धीरे कर निकाल दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती, इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, जबकि सरकार का यह साफ कहना है कि ये सांसद लगातार नियमों को तोड़ रहे थे, स्पीकर की और उपराष्ट्रपति की बात नहीं सुन रहे थे, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में व्यवधान पैदा कर रहे थे, इसीलिए मजबूरी में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि यह निलंबन सिर्फ इसी सत्र यानी शीतकालीन सत्र के लिए था। सत्र कल खत्म हो गया है, तो निलंबन भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस निलंबन पर 2023 में शुरू हुई यह सियासत 2024 के चुनावों की बिसात तो बिछा चुकी है। तो ये एक विरोध प्रदर्शन हुआ। अब एनडीए के सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बारे में भी विस्तार से आपको बता देते हैं। निलंबन से जो सियासत शुरू हुई, वो नकल पर आकर यानी मिमिक्री पर आकर दो तरफा हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की। संसद से निलंबन के बाद जब सांसद प्रदर्शन कर रहे थे नई संसद की सीढ़ियों पर, उसी दौरान कल्याण बनर्जी ने ऐसा किया। राहुल गांधी वीडियो में दिखे कि वो अपने मोबाइल में इस घटना का वीडियो बना रहे थे। बीजेपी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी का नाम लेकर बाकायदा राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास हुआ। सड़कों पर कार्यकर्ताओं ने उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन नकल पर 2023 में शुरू हुई सियासत 2024 के चुनावों तक जारी रहेगी। अब बात 2024 की तैयारियों पर करते हैं। बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिनों की बैठक दिल्ली में शुरू हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे। आज की बैठक अभी कुछ ही मिनट पहले खत्म हुई है। वहीं बीजेपी ने चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी अब प्रचार की कमान खुद अपने हाथ में संभालेंगे। पीएम शुरू करेंगे राज्यों का दौरा। लगभग हर राज्य में पीएम को जाना है। वो 2 से 3 दिनों तक राज्य में रुकेंगे। ये कार्यक्रम चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। सरकारी दौरों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा और पुरानी योजनाएं जो कही थी उनका फीडबैक भी प्रधानमंत्री खुद लेंगे। बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन इस कार्यक्रम के लिए होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी या कमजोर 160 सीटों पर बीजेपी जनवरी में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। यह खबर भी बीजेपी के सूत्रों के हवाले से आई है। यानी चुनाव की तारीख की घोषणा के पहले हारी हुई सीटों पर बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। इन सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पिछले 2 साल से क्या क्या काम चल रहे हैं, उसके रूपरेखा तैयार की गई है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने कमजोर सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किए और इसका फायदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी को मिला। कई सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया। सांसदों के प्रदर्शन पर बीजेपी ने जनता से सीधे सवाल किए हैं। नमो ऐप पर सरकार के प्रदर्शन, योजनाओं के क्रियान्वयन पर जनता से सीधा फीडबैक मांगा जा रहा है। हर संसदीय क्षेत्र में 3 सबसे अधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम मांगे गए हैं। इसी आधार पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम भी तय हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र और चुनाव अभियान समिति का गठन बहुत जल्द होगा। घोषणा पत्र के लिए भी देश भर से पार्टी सुझाव मांग रही है। तो ये तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी की हो गई, लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। बद्री नारायण जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका क्या कहना है बीजेपी की तैयारियों का। तैयारी हर पक्ष करता है। जो पक्ष पहले तैयारी करता है उसको ज्यादा फायदा होता है। कई बार जो ज्यादा फायदा होता है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको कितने सेंसिटिव मुद्दे मिल जाते हैं। तो विपक्ष के पास तैयारी तो बीजेपी पहले से कर रही है, विपक्ष ने भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का मुद्दा फेल कर चुका है, जो उनका बड़ा मुद्दा था जिस पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने। तो अब देखना ये है कि विपक्ष कौन से मुद्दे को उठाता है। बेरोजगारी को हो सकता है मुद्दा बनाए, क्योंकि जो अभी पार्लियामेंट कांड हुआ, इसमें कांड, उससे बेरोजगारी के इशू को उठाना चाहेंगे वो लोग।
और कन्वेंशनल इशू महंगाई और अव्यवस्था और ये सब तो रहेगा ही, लेकिन ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो विपक्ष के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुद्दा नहीं। दूसरा जो है बीजेपी को जो फायदा ये है कि बीजेपी वैसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल थॉट, वेल प्लान ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी इलेक्टोरल मशीन है और फीडबैक उनका जो सिस्टम है बहुत मजबूत है, उससे उनको फीडबैक बहुत मिलता है और उस फीडबैक से वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो कि कांग्रेस को सुविधा नहीं है। कांग्रेस के फीडबैक बीच से आते हैं, इनके फीडबैक ग्रास रूट से आते हैं। तो इसलिए बीजेपी को इसमें एज है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी, प्लानिंग ऑफ द इलेक्शंस। और तीसरा जो बड़ा एज है वो है नरेंद्र मोदी का होना। नरेंद्र मोदी आप समझिए कि अगले ही चुनाव में एक बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे और मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उनको अगले चुनाव में किसी तरह से डिफिकल्टी होगी बीजेपी को अपने बहुमत को सिद्ध करने में। हालांकि अभी कहना मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन 5 महीने और 5 महीने में राजनीति जैसा आप जानते हैं कि बहुत जल्दी बदलती है, लेकिन जो जिस तरह से कनेक्ट बना रखा है बेनिफिशियरीज का, एक बड़ी संख्या बेनिफिशियरी जो बियॉन्ड कास्ट काम करती है, बियॉन्ड कम्युनिटी काम करती है, उसको एक कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। विपक्ष के पास उस बड़ी कम्युनिटी को जोड़ने का कोई और तरीका नहीं है। कास्ट पर आप जोड़ नहीं सकते, कास्ट पर जोड़ने की कोशिश की तो फेल कर गए। और दूसरे देखने हैं कि क्या तरीका विपक्ष निकालता है। इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा निकालेंगे, विभिन्न जातियों को टिकट देके निकालेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इनसे। छोटे-छोटे मुद्दे तो खड़े होते हैं, छोटे-छोटे वोट बैंक तो आपको मिलते हैं। बड़े वोट बैंक के लिए एक बड़ी नैरेटिव होनी चाहिए और विपक्ष के पास इस समय बड़ी नैरेटिव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में बीजेपी एक मजबूत स्थिति में रहेगी क्योंकि उनकी प्लानिंग, तैयारी, फीडबैक, नैरेटिव सारी चीजों में वो अभी आगे। और ऐसा नहीं है कि तैयारी एक तरफा है, विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी तैयारी में जुटा हुआ है। दिल्ली में अहम बैठक हुई थी, आपको पता होगा। बैठक में 28 दल शामिल हुए। ये इंडिया गठबंधन बनने के बाद चौथी बैठक थी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जो कुछ खास हुआ, ये तय हो गया कि पीएम पद का कोई चेहरा नहीं दिया जाएगा, चुनाव के बाद तय करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान बनेगा, यानी एक तरीके का साझा घोषणा पत्र भी तैयार किया जाएगा, जैसा कि हमारे पास जानकारी है, और उसी के तहत चुनाव लड़ने की कोशिश में इंडिया ब्लॉक लगा हुआ है। देश भर में 8 से 10 जनसभाएं करने का इरादा भी इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेताओं का है। इसी बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा था। उनके प्रस्ताव का केजरीवाल ने समर्थन भी किया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में कहा कि अभी चुनाव में जीत पर फोकस करना चाहिए, बाद में चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का नाम तय करेंगे। अचानक से ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी में असहज सी स्थिति पैदा हो गई है। ममता बनर्जी के यूटर्न से कांग्रेस पार्टी के नेता, इनफैक्ट इंडिया ब्लॉक के नेता सख्ते में हैं। बैठक से पहले मिले थे ममता और केजरीवाल, आपस में मिले तो कहा जा रहा है कि वहां पर यह रणनीति बनी थी। पार्टी की नेता ममता बनर्जी के यूटर्न को इसी मुलाकात से जोड़कर देख रहे हैं। संदेश ये गया है कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर सहयोगी दलों को भरोसा नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से खड़गे साहब का नाम आगे कर एक तरीके से कांग्रेस को फंसा लिया है कि खड़गे जो कि दलित समाज से आते हैं, उनके नाम का कैसे विरोध करोगे। और दूसरा शिकार ये किया कि राहुल गांधी की लीडरशिप को कम से कम उनको नहीं मानना है, ये उन्होंने साफ कर दिया। कांग्रेस के सामने समस्या ये कि राहुल गांधी के नेतृत्व में फिलहाल 4 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी। 2 राज्यों में सत्ता चली गई। अध्यक्ष बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन कार्यकर्ता राहुल गांधी से ज्यादा खुद को कनेक्ट महसूस करते हैं। ऐसे में हार के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे में कितनी सीटें ले पाएगी, कहना अभी मुश्किल है। हम इसलिए ये आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठकें अचानक से 4 राज्यों में चुनाव के दौरान होनी बंद हो गई थी। मध्य प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तीखी तकरार बाकायदा कैमरों के सामने दिखी। सीटों पर गठबंधन तो नहीं हुआ, कोई ऐसी रैली भी 4 राज्यों में इंडिया ब्लॉक के चुनाव के वक्त में इन राज्यों में नहीं दिखाई दी। समस्या सिर्फ यही नहीं है, और भी कई मसले हैं जो अभी तक तय नहीं हुए हैं। 4 बैठकों के बाद भी इंडिया के इस ब्लॉक का
संयोजक का नाम तय नहीं हुआ है। बिना संयोजक के, बिना लीडर के ये गठबंधन इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस की भूमिका इसमें बड़ी होगी या नहीं होगी, या वो पर्दे के पीछे रहकर किसी छोटी पार्टी के नेता के नाम को आगे बढ़ाएगा, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। सीटों का बंटवारा जून से लेकर दिसंबर खत्म होना आ गया, करीब 6 महीनों में अब तक नहीं हो पाया है, जबकि पहली बैठक में तय हुआ था कि बीजेपी के सामने कम से कम 400 ऐसी सीटें होंगी जहां पे 1 to 1 मुकाबला किया जाएगा। क्या एक दूसरे के लिए कुछ सीटों को ये सहयोगी दल आपस में छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सी सीटें आएंगी जहां पर जिसका उम्मीदवार नहीं मिल रहा होगा उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। अभी जब आप पिछली 5 राज्यों का चुनावों का नतीजा का दिन का कार्यक्रम देखें तो उस दिन शाम को जब प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, जिस तरह से उन्होंने विषय उठाए, जिस तरह से उन्होंने नए जातियों के बारे में बात किया, मुझे लगता था कि वो 2024 का चुनाव का पहला चुनावी भाषण है। क्योंकि एक तरह से उन्होंने अपने भाषण में जिन मुद्दों पे वे अगली चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं उसको उन्होंने उस एक स्पीच में तय कर दिया। उसे मैं और एक स्वरूप में बताऊं तो वो 4 म के आधार पे 2024 का चुनाव लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। पहला म है प्रधानमंत्री मोदी, दूसरा म है महिला वोट, तीसरा म होगा मंदिर का वोट, और चौथा म होगा एक मजबूरी। विपक्ष ना हो जुड़ के काम करने के कारण से जो मजबूरी बीजेपी देख रही है, इन 2 विषयों का वो इस्तेमाल इस चुनाव के प्रचार में करेगा। दूसरी तरफ आप इंडिया अलायंस को देखें तो वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस चुनाव में अगर उन्हें कुछ करना है, सबको साथ मिलके कुछ करना है, तो उसकी तैयारी उनको जल्दी से ही करनी पड़ेगी। सो इंडिया अलायंस में भी आप वो देखेंगे, उनको 2 तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। पहली ये कि जिन राज्यों में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ही प्रमुख विरोधी हैं, वो दिल्ली में हो सकता है, वो पंजाब में हो सकता है, वो वेस्ट बंगाल में हो सकता है, केरल में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, जहां इंडिया अलायंस के पार्टियां ही विरोध में हैं एक दूसरे के, वो उन राज्यों में एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, क्या वो अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, क्या वो सीट बंटवारा इन राज्यों में हो पाएगा, और अगर वो सीट बंटवारा भी हुआ, क्या वोट ट्रांसफर हर एक चुनावी क्षेत्र में हो सकेगा या नहीं। ये एक बहुत ही मुख्य बात है। नेताओं के बीच में एक सम्मति हो सकती है, नेताओं के बीच में एक अलायंस हो सकती है, पर ग्राउंड लेवल पे पार्टी के समर्थक जो हैं, क्या एक पार्टी के समर्थक दूसरे पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ी मुद्दा है। और तीसरी और आखिरी बात, इंडिया अलायंस की बात करूं तो क्या वो नेतृत्व के आधार पे बीजेपी एनडीए के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस नेतृत्व के बात को उन्होंने छुआ तो मुझे लगता है कि ये स्पर्धा शुरू होने से पहले ही वो हार जाएंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये नेतृत्व का एक चुनाव हो, नेतृत्व के बारे में एक टसल हो, और अगर इंडिया अलायंस उसको नेतृत्व का एक टसल बना देता है, मुझे लगता है शुरू से ही वो वहां काफी पिछड़ जाएगा, क्योंकि लीडरशिप के मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी 9 साल से वो लीडरशिप के आधार पे बीजेपी एनडीए को आगे लेके जा रहे हैं, और अभी इंडिया अलायंस अपना लीडर का अनाउंसमेंट करेगा तो उनके लिए उतना समय नहीं रहेगा कि वो उसका इस्तेमाल ठीक से कर सके।